नमस्कार। हस्तरेखा अध्ययन। आज मैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हस्तरेखाओं की, एक 28 वर्षीय युवक की है। सामान्य परिवेश में जन्मा, बहुत गरीबी का दिन देखा, छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर कुछ दिन करने के बाद आज के इस वक्त में ये जातक कह सकते हैं कि करोड़पति है। उम्र मात्र 28 वर्ष, पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं कर सका। 28 वर्ष के इस उम्र में 12 वर्ष से ही ये जातक कार्य कर रहा है और इनके कार्य को देखते हुए ही मुझे ये हथेली आपके सम्मुख लानी पड़ी। आखिर इतनी सफलता कैसे? कौन से योग हैं इनकी हथेलियों में? जैसे कुंडलियों में योग होते हैं, उसी प्रकार से हथेलियों में भी योग होते हैं। वो कौन से योग हैं जिन्होंने यहां तक इनको लाकर के खड़ा किया? देखा जाए तो जिस घर से आते हैं वहां इनको कोई बहुत बड़ा सपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ। अपने संघर्षों के बदौलत, निरंतर संघर्ष, अपना व्यवहार, इस जातक की इनकी सबसे बड़ी इनका जो सबसे बड़ा कला है, इसको आप कला कह सकते हैं, वो ये कि इतनी मृदु वाणी, इतनी मृदु भाषा कि जो भी एक बार इनसे जुड़े इनका हो जाए। और व्यापार का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि जातक की वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए और उस मधुर वाणी के ये धनी हैं। कौन से योग हैं जो इनको यहां तक लेकर के आए? आइए हम लोग इनकी हथेलियों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, विश्लेषण करते हैं और ढूंढते हैं उन स्थितियों को। ये हथेली आपके सम्मुख है। जो उस तरफ आप हाथ देख रहे हैं, ये बायां हाथ है और ये दाहिना हाथ है। दाहिने हाथ को आप देख रहे हैं, ये बायां हाथ है। दोनों हाथों को देखिए, पहले उंगलियों को देखिए, अंगूठे को देखिए, फिर इसके बाद पर्वतों को देखेंगे और तब अंतिम में हम रेखाओं पर चलेंगे। एक अच्छी सही लंबाई लिए हुए उंगलियां लगभग दोनों ही हाथों में आप देखेंगे कि तर्जनी अनामिका से थोड़ी छोटी है। ये श्रेष्ठ भी है क्योंकि तर्जनी बहुत जब बड़ी हो जाती है तो जातक अहंकारी हो जाता है। वहीं सूर्य की लकीर, अगर सूर्य की उंगली यानी अनामिका उंगली थोड़ी बड़ी हो जाए तो जातक रिस्क लेने का आदी हो जाता है। जुआ खेलने का क्या तात्पर्य होता है? लॉटरी, सट्टा, ये क्या कहलाता है? रिस्क है। जातक अपने जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क ले सकेगा और कोई व्यक्ति इतनी कम उम्र में अपनी मेहनत के बदौलत 100 रुपए और 50 रुपए से शुरू करने वाला व्यक्ति अगर आज करोड़ों में आया तो उसके पीछे दो तर्क रहा होगा। पहले तो इस जातक ने कई जगहों पर रिस्क लिए होंगे और संघर्ष किया होगा। तो सूर्य की उंगली अगर बहुत अधिक बढ़ जाए, ध्यान रखें आवश्यकता से अधिक बड़ी न हो, सामान्य बड़ी हो, यानी यहां पर आप देखेंगे तो उंगलियों के माप में ये सामान्य कहा जाएगा, अच्छी अवस्था में है ये, तो जातक के लिए श्रेष्ठ सफलतादायी होगा। वहीं अंगूठे का विकास अपने स्थान पर बहुत श्रेष्ठ हुआ है। ये श्रेष्ठतम अंगूठा इसको कहेंगे क्योंकि अंगूठे की जो एक लंबाई होनी चाहिए वो श्रेष्ठ है। सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लें कि इस जातक का जो अध्ययन है वो बहुत नहीं हो पाया। विवाह बहुत कम उम्र में हो गई। इन सारे प्रक्रियाओं में जो कारण बना वो ग्रह, वो योग कौन से थे? पढ़ाई के लिए सामान्यतया ज्योतिष शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में सूर्य क्षेत्र को यानी कि अनामिका उंगली और उसके नीचे के पर्वत को देखा जाता है। ये जो आप कनिष्ठिका के बगल में अनामिका उंगली देख रहे हैं, इसके नीचे का जो ये क्षेत्र है, ये अनामिका उंगली और इसके नीचे का जो ये क्षेत्र है, इसी से विद्या के बारे में विचार किया जाता है क्योंकि सूर्य ही ज्ञान का कारक, एक तरह से ज्ञान का कारक गुरु हैं।
लेकिन सूर्य के पास का जो ये क्षेत्र है, ये विद्या के लिए विशेष रूप से विचारणीय होता है। इस क्षेत्र पर इनकी हथेलियों में बहुत साफ साफ देखा जा सकता है, दोनों ही हाथों में, कि एक बहुत बड़ा गुणे का निशान यानी क्रॉस का निशान है। यहां एक बात मैं आपको बता दूं कि सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि हथेली में कहीं भी क्रॉस हो, गुणे का निशान हो, वो उस स्थान की जो योग हैं, जो उस स्थान का प्रभाव है, उसमें कमी ला देता है। क्रॉस का निशान या जाले का निशान, नक्षत्र का, तारे का निशान और भी कुछ इस प्रकार के निशान जो उस स्थान को नुकसान पहुंचाते हैं। हथेली में बृहस्पति का जो पर्वत है, यानी अंगूठे के बाद वाली उंगली, ये जो तर्जनी उंगली है, उसके आखिर में यानी कि तर्जनी उंगली के नीचे जो गुरु का पर्वत है, गुरु के पर्वत के आसपास, गुरु के पर्वत पर अगर क्रॉस हो, गुणे का निशान हो, तो अकेला एक ऐसा क्रॉस है जो श्रेष्ठ माना गया है, अन्यथा हथेली में कहीं भी क्रॉस का निशान श्रेष्ठ नहीं होता। तो इनके हाथों में क्रॉस कहां पर बना है? सूर्य क्षेत्र पर। अब ये दो बातें बताता है। पहला, अगर जातक कम उम्र का है तो उसके पढ़ाई को डिस्टर्ब करेगा। अगर परीक्षार्थी है, इस क्रॉस से कितने सारे अर्थ निकलते हैं उसको समझिए। अगर परीक्षार्थी है, परीक्षा दे रहा है, तो परीक्षा में असफल होगा, परीक्षा में असफल होगा। हो सकता है बहुत करीब पहुंच करके भी असफल व्यक्ति हो जाएगा। अगर सूर्य का पर्वत बलवान हो, गुरु पर्वत श्रेष्ठ दिख रहा हो और सूर्य क्षेत्र पर क्रॉस हो, तो जातक पॉइंट में, कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से मैं छट गया, तो इसके में 2 तर्क सबसे पहले आएंगे। अपने हथेलियों में ये देख सकते हैं आप कि सूर्य क्षेत्र पर क्रॉस का होना, अनामिका उंगली के नीचे, ये जो उंगली है इसी को अनामिका कहते हैं और उसके नीचे के पर्वत को ये सूर्य का पर्वत कहते हैं। इसके नीचे जब क्रॉस होगा तो ये व्यक्ति के इस बात को सिद्ध करेगा कि ये जातक सफलता के कई बार क्रॉस बेहद करीब पहुंच करके भी असफल होगा। अगर वो राजनीति में है तो चुनाव में असफलता होगी, किसी और क्षेत्र में है तो वहां भी, व्यापार में है तो वहां भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वहीं सूर्य क्षेत्र का क्रॉस जातक को अपमानित भी कराता है, कलंकित भी कराता है। तो निश्चित रूप से यहां पर पड़ा क्रॉस और इनके साथ ऐसी कई घटनाएं घटी। प्रायः शहरों में लोग सफल क्यों हो जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ सफलता उनको क्यों नहीं मिल जाती है गांवों की अपेक्षा? क्योंकि वहां अपना कोई नहीं होता, सब एक दूसरे से पृथक। वहीं ग्रामीण परिवेश में चले जाइए तो हर एक दूसरे की समस्याएं, अच्छाइयों से उसका टांग खींचने में लगे रहेंगे, उसको नीचे करने में लगे रहेंगे। इसके चलते वो खुद भी नहीं बढ़ते और जो बढ़ रहा है उसको भी रोक देते हैं। तो सूर्य क्षेत्र का जो क्रॉस है वो व्यक्ति को अपमानित कराता है और वो इनके साथ भी हुआ। कई जगह भयंकर स्थिति में फंसे, कोर्ट कचहरी तक का चक्कर इनको लग गया, फंसाने वाले 50 जगह पर बैठे पड़े हैं। वहीं कम उम्र में विवाह, इतना मिलनसार जातक कैसे होता है? सबसे पहले मिलनसारिता के लिए जातक के अंगूठे को देखना चाहिए। छोटी सी बात है कि क्रोध सबके मन में आता है, ईर्ष्या सबके मन में होती है, जलन सबके मन में होता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आकर के ये कह दे कि मैं इन सबों से परे हूं। सबसे बड़ी बात है कि जो ये कहेगा वो भी कहीं ना कहीं अभिमान में डूबा हुआ है, यानी कि हम सभी इन्हीं चीजों से मिलकर के बने हुए हैं और ये हमारे शरीर में बड़ी मात्रा में विद्यमान है। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे अंदर नहीं है, सबके अंदर है। काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, ये सब कुछ हमारे अंदर भरा पड़ा है। राग, देश, द्वेष, ईर्ष्या सब हमारे अंदर है, तो इनके अंदर भी होता होगा। लेकिन औरों से, विशेष करके अपने व्यापारिक क्षेत्र में इतनी मिलनसारिता, सबसे मिल करके सबका सम्मान, प्रेम पूर्वक बोलना। अरे जाहिर सी बात है कि दुकानदार किसी को भी ऐसा थोड़ी होगा कि जहां 2 रुपए का सामान देना है वहां मुफ्त में 4 रुपए का सामान देगा। सामान वो 2 रुपए का ही देगा, उससे कम का ही देगा। लेकिन उसकी वाणी की वो मधुरता ग्राहक को खींच लाती होगी, तो उसके लिए अंगूठा जिम्मेवार बनेगा। क्यों?
क्योंकि तर्क शक्ति, किसके साथ कैसा और कितना बेहतर मधुर व्यवहार करना है, वो एक कारण। फिर चंद्रमा, क्योंकि सोच अच्छी, एक सोच होनी चाहिए, तो वो इस जातक की दोनों ही हथेलियों में हाथों के सटे होने के चलते निश्चित रूप से आप उस उभार को बहुत ज्यादा न देख पा रहे हो, लेकिन वो भी श्रेष्ठ अवस्था में। और फिर इसके बाद इनकी हथेलियों में अब हम पर्वतों की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले नजर डालिए, बाएं हाथ में आप देख लीजिए गुरु का पर्वत, शनि का पर्वत, सूर्य, और सबसे बेहतर इस हथेली में जो पर्वत फूला हुआ है वो है बुध का पर्वत। ज्योतिष शास्त्र में कुंडलियों में भद्र योग की बात आती है। भद्र योग किससे बनता है? तो बुध से। वहीं हथेली में भी भद्र योग का निर्माण होता है। वो भद्र योग का निर्माण कैसे होता है, आइए मैं बता देता हूं। हथेली में बुध पर्वत का पूर्ण विकास हुआ हो। देखिए, इनके दोनों ही हाथों में एक चीज आप देखेंगे कि बुध पर्वत सबसे ज्यादा विकसित है। कनिष्ठिका उंगली के नीचे का जो ये पर्वत है, इसी को बुध का पर्वत कहते हैं। बुध पर्वत सबसे ज्यादा विकसित हो, या यूं कहें कि बुध पर्वत पूर्ण विकसित हो, और केवल विकसित ही न हो, वरन उसका झुकाव सूर्य की तरफ हो। देखिए, बुध पर्वत का जो झुकाव है वो उसका उभार अनामिका और कनिष्ठिका के बीचों बीच आप देखेंगे कि एक उभार है। पर्वत का जो विकास है वो इन दोनों के बीचों बीच, यानी कि अनामिका से खिसक करके, माफ करिएगा, कनिष्ठिका से खिसक करके अनामिका की तरफ आ जाना। फिर भाग्य की लकीर श्रेष्ठ अवस्था में हो। इनके दोनों ही हाथों में आप देखेंगे, सबसे पहले बाएं हाथ में देखिए, भाग्य की लकीर का जो उद्गम है वो चंद्र क्षेत्र से है। जहां पर आप ये भाग्य की लकीर देख रहे हैं, चंद्र क्षेत्र से है, और अंत तक कहां पर गया है? तो मध्यमा और तर्जनी के बीचों बीच जाकर के सर्प जिह्वाकार हो गया है, दो मुहाकार हो गया है। चंद्र क्षेत्र से निकली हुई भाग्य की लकीर जातक अपने बल पर सफलताओं का सृजन करता है। उसके लिए कोई भी उसका गॉड फादर नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में ऐसा जातक अपने बल पर श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। तो उसका प्रबलतम कारण हुआ चंद्र क्षेत्र से निकली भाग्य की लकीर, और उसका अंत मस्तिष्क की लकीर, हृदय की लकीर, और फिर उससे थोड़ा ऊपर बढ़कर के शनि पर्वत पर जाकर के समाप्त हुआ, और उससे दो रेखाएं निकली, एक शनि की तरफ और एक गुरु की तरफ। ये अत्यंत सर्वश्रेष्ठ। वहीं दाहिने हाथ में अगर आप देखेंगे तो यहां भी आप पाएंगे कि चंद्र क्षेत्र से निकली हुई भाग्य की लकीर मस्तिष्क के पास थोड़ी सी झुकती हुई, और पुनः उसी अवस्था में शनि के क्षेत्र और शनि तर्जनी और मध्यमा के बीचों बीच जाकर के समाप्त हुई। तो ये अवस्था, और फिर वहीं पर अगर बुध रेखा का भी विकास हो जाए। बुध की रेखा कौन सी है? एक ऐसी लकीर जो जीवन रेखा के भीतर से, अथवा चंद्र क्षेत्र के आसपास से, अथवा मणिबंध के पास से कहीं से भी उसका उद्गम हो, लेकिन उसका अंत कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत पर हो। वो निशान, वो रेखा इस जातक के हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी की तीन चीजें श्रेष्ठ अवस्था में है। यानी भाग्य की लकीर का होना, बुध पर्वत का विकसित होना, और उस बुध पर्वत का झुकाव सूर्य की तरफ होना, इस बात का द्योतक है कि यह भद्र योग है। फिर एक और योग जिस पर आपको गौर कर लेना चाहिए, हथेली में पर्वतों का विकास श्रेष्ठ अवस्था में हुआ हो, न तो बहुत अधिक न तो बहुत कम। अगर मान लीजिए कि किसी की हथेली में बहुत पर्वतों का अधिक विकास हो जाए, यह भी श्रेष्ठ नहीं होगा। वो जातक को, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल भी बहुत ज्यादा बलवान हो गया, वैसे ही गुरु भी बहुत ज्यादा बलवान हो गया, वैसे ही चंद्रमा भी बहुत बलवान हो गया, तो सारे ग्रहों का प्रभाव उस जातक पर पड़ने लगता है। इसीलिए मैंने कई कुंडलियां आपके सम्मुख रखी जहां जातक की कुंडली में 3-3 उच्चस्थ ग्रह, कई सारे राजयोग, और वो
आज के तक इस जीवन में कुछ नहीं कर पाए। कारण क्या हुआ? उनके अंदर ज्ञानों का उद्वेग, ज्ञानों का प्रवाह तो हुआ, ज्ञान खूब उनके अंदर आए, लेकिन सारे ग्रह चूंकि बलि थे, सबने अपना अपना प्रभाव जातक पर डाला और जातक कंफ्यूजन में रह गया। वहीं एक ग्रह, क्योंकि एक ग्रह भी कोई अगर जातक को अपने प्रभाव में ले ले, अपने श्रेष्ठ प्रभाव में ले ले, तो जातक को वो सफल बना सकता है। तो वो इनकी कुंडली में है कि सारे पर्वत कमो बेस थोड़े थोड़े एक श्रेष्ठ अवस्था में फूले हुए हैं। और फिर से समझिए कि भाग्य की लकीर का विकास सर्वश्रेष्ठ होगा कि मणिबंध के पास से हो। अगर मणिबंध से नहीं होता तो चंद्र क्षेत्र से हो, लेकिन बिल्कुल मणिबंध के करीब से ही हो, यानी कि नीचे से हो, यहां से, और उसका अंत कहां पर हो? तो शनि पर्वत के पास जाकर के हो, और ये रेखा दोनों ही हाथों में हो। तो सामुद्रिक शास्त्र में, सामुद्रिक सुधा में इसको कहते हैं गज लक्ष्मी योग। जैसे कुंडली में गज केसरी योग होता है, वैसे ही हथेली में गज केसरी योग भी होता है। गज केसरी योग के 3 कारण हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, छोटी छोटी बातों से ही कमियां आ जाएंगी, उसको समझ लें। पहला, भाग्य की लकीर का सबसे ज्यादा यहां महत्व है। भाग्य की लकीर का उद्गम मणिबंध के आसपास से, चंद्र क्षेत्र से हो भी तो अंतिम से होना चाहिए, और उसका अंत शनि पर्वत पर होना चाहिए। लाइफ लाइन अच्छी अवस्था में हो, पर्वतों का विकास एक अच्छी अवस्था में श्रेष्ठ हो, तो यह गज लक्ष्मी योग है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में सामान्य साधारण कुल में भी जन्म लेकर के श्रेष्ठ सफलता हासिल करता है। ऐसे जातकों के मित्रों की संख्या बहुत होती है, समाज में इनका मान सम्मान आदर बहुत होता है, लोग इनको विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, इन पर लोगों को पर्याप्त विश्वास होता है। तो पहला, व्यापार में सफलता का प्रबलतम कारण बना भद्र योग। यहां मैं बता दूं कि भद्र योग में कमी है। उसी प्रकार जैसे कुंडली में बुध बैठा तो स्वराशिस्थ हो, लेकिन 0 डिग्री पर हो, अथवा डिग्री उसकी बहुत ज्यादा हो, अथवा वो सूर्य के साथ अस्तगत हो, तो स्वराशिस्थ होने से भद्र योग तो बनेगा, लेकिन उस भद्र योग में कमी आ जाएगी। अथवा बुध जिस लग्न में कारक नहीं होता, उसमें भद्र योग बना हुआ हो, तो वो भी बहुत श्रेष्ठ लाभदायी नहीं हो पाता। यहां पर देखा जाए तो इस जातक की कुंडली में हथेली में, माफ करिएगा, हथेली में भद्र योग का निर्माण तो हुआ है, लेकिन बुध के चिन्ह का निर्माण न होने के चलते, जिसको व्यापार की रेखा या स्वास्थ्य की लकीर कहते हैं, उसका निर्माण न होने के चलते इसको श्रेष्ठ भद्र योग नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं पर इनकी हथेली में श्रेष्ठ गजलक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है। अब चूंकि योगों को मैं बताने लगा, इसीलिए मैं थोड़ा पृथक हो गया। हथेलियों को देखने का क्रम जो सही है, उसमें सबसे पहले जातक के जीवन रेखा का अध्ययन होना चाहिए। तो आइए इनके जीवन की लकीर का हम लोग अध्ययन करते हैं। नजर डालिए दोनों ही हाथों में, सबसे पहले बाईं हथेली में जो जीवन की लकीर है, उसने पर्याप्त स्थान शुक्र का घेरा हुआ है। देखिए, यह पर्याप्त स्थान है जो शुक्र का इसने घेर रखा है। परंतु अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात, न तो भी मैं बता दूं, इनकी हथेली में जो जीवन की लकीर है, उस पर कई एक द्वीप बने हुए हैं। लगातार कई द्वीपों के निर्माण से ये रेखाएं अंत तक आई है, और अंत में भी जहां पर आप देखें, यहां भी एक द्वीप का निर्माण है। वहीं दाहिने हाथ में देखिए, यहां पर जीवन रेखा से कई रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो कि श्रेष्ठता का सूचक है। जब भी कोई लकीर छोटी छोटी रेखाएं, चाहे वो जीवन रेखा से हो, हृदय की रेखा से हो, मस्तिष्क की रेखा से हो, ऊपर की तरफ बढ़ती है। हथेलियों को समझना बड़ा सरल है, अगर आप समझेंगे तो इसमें आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा। तो जब भी कोई लकीर, और वो छोटी छोटी लकीर, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, तो जातक को अपने जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होता है। रोज उसको कोई ना कोई ऐसे माध्यम मिलते जाते हैं, ऐसा मार्ग उसको मिलता जाता है, जिससे वो निरंतर सफल होता जाता है। इसमें प्रबलतम कारण क्या बनता है? वो छोटी छोटी रेखाएं। वहीं इनकी हथेली में जीवन की जो लकीर है, वो दाहिने हाथ में भी शुरुआती दौर में एक बड़े द्वीप का निर्माण,
लेकिन फिर इसके बाद साफ होकर के वो अंत तक आई है, अंत में जाकर के द्वीप का निर्माण। क्या इसका मतलब हुआ? निश्चित रूप से बाईं हथेली का प्रभाव जातक के ऊपर देगा कि समस्याएं लगातार इस जातक के जीवन में आई होंगी। और चूंकि मैं इनकी हथेली को भली भांति देखा हूं, भली भांति जानता हूं, सो मैं बता दूं कि इनका जीवन शुरुआती दौर से बहुत संघर्षमय रहा, बहुत संघर्ष इन्होंने किया। तो उस संघर्ष को आप जीवन की लकीर में समझ सकते हैं कि कई एक संघर्षों का कारण। परंतु जीवन की लकीर और मस्तिष्क की लकीर का उद्गम हथेली में एक ही स्थान पर बुध गुरु पर्वत के नीचे और मंगल पर्वत के ऊपर, तर्जनी और अंगूठा, तर्जनी के नीचे गुरु पर्वत और अंगूठे के पास, अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर ये जो शुक्र पर्वत है उससे ऊपर मंगल का क्षेत्र कहते हैं। इन दोनों के पास से ही जीवन की लकीर का निर्माण होता है, उद्गम होता है। अगर ये रेखाएं आपस में मिलती जुलती हों, मिलकर के चलें, तो यूं समझ सकते हैं आप कि जातक सबकी सुनता है, सबकी बातों को मानता है और सबके विचार को आत्मसात करता है। ऐसा नहीं कि यह जातक बहुत जिद्दी है, केवल अपनी मनमानी ही करता है। यह बात तब होती है जब जातक की हथेली में जीवन की लकीर और मस्तिष्क की लकीर, कई हाथों में देखेंगे, आप भी अपने हाथों में देख सकते हैं कि जीवन की लकीर यानी लाइफ लाइन और मस्तिष्क की लकीर, इसके बीच एक बहुत बड़ा अंतराल है, गैप है। और यह गैप क्या करता है? जातक को अपने मन का बना देता है। स्वतंत्र विचारधारा जातक के जो मन में आए वही करता है। इनके हाथ में ऐसा नहीं है। इनके हाथों में जीवन की लकीर और मस्तिष्क की लकीर दोनों का उद्गम सेम, कुछ दूरी तक दोनों साथ चल करके फिर अपने अपने रास्ते में चले गए हैं। वहीं मस्तिष्क की लकीर जो है वहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ये दाहिनी हथेली में भी दिख रहा है, बाएं में ये थोड़ा कम है। मस्तिष्क की लकीर का जहां अंत हो रहा है वहां पर एक गुणे का निशान है, क्रॉस का निशान है। क्या होता है इसका मतलब? मस्तिष्क की लकीर का अंत या किसी भी लकीर का अंत जब क्रॉस से हो, तो जहां पर सामान्यतया भाग्य की लकीर का अंत क्रॉस से हो तो जातक को कई बार जीवन में धोखा, दुर्घटना इन बातों का सूचक है। वहीं मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि बाईं हाथ और दाईं हाथ दोनों में हो तो जातक आगे चल के अपने अंत अवस्था में पागल हो जाता है। बहुत गौर से समझिए। लेकिन अगर बाएं हाथ में ऐसा कोई क्रॉस नहीं दिखता, केवल दाहिने हाथ में दिख रहा है, तो इसका मतलब जातक कई बार दूसरों की बातों में आकर के गलत निर्णय लेगा और उसमें भी उसको कई एक बार भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। सो इनके जीवन में कई बार दूसरों की बातों में आकर के, चूंकि इनका अध्ययन पहले तो नहीं रहा, आयु हमेशा हमारे जीवन में सर्वोपरि है। आयु जैसे जैसे हमारी आगे बढ़ती है, पैसा हम कितना भी कमा ले, लेकिन मैच्योरिटी आयु के साथ ही आती है। तो वो इनके पास कम होने के चलते कई बार ललक में इन्होंने दूसरों की बात मानी और नुकसान झेले। वहीं सूर्य क्षेत्र पर क्रॉस ने इनको कई बार अपमानित किया, कई बार यहां तक स्थिति आई कि थाने तक जाना पड़ गया। हालांकि ये जेल वगैरह में नहीं गए, लेकिन फंस गए। कई बार ऐसी स्थिति आई, निश्चित रूप से इनकी जल्दबाजी। वहीं शुक्र क्षेत्र का बहुत श्रेष्ठ विकास और शुक्र क्षेत्र पर कई आड़ी टेढ़ी रेखाओं का जन्मना जातक को कई बार मित्रों की संगति में गलत लत लगवा देता है। लत अर्थात शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, तंबाकू गुटखा वगैरह खाने का की जो लत है, आदत है, वो ऐसे जातकों में विकसित हो जाती है। कारण है शुक्र क्षेत्र पर कई आड़ी टेढ़ी रेखाएं। शुक्र कौन है? भोग। और उस भोग पर जब कई सारी आड़ी टेढ़ी रेखाओं का जब विकास हो जाता है तो वो इस तरह की गलत लत लगा देती है। हथेली में जीवन की लकीर भी इनकी अत्यंत सर्वश्रेष्ठ। तो जैसा कि मैंने कहा, इनकी कुंडली में गजलक्ष्मी योग, भद्र योग, ये दो उच्च कोटि के योग इनकी हथेली में बने हुए हैं, जो जातक को जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता दिलाने का काम करेंगे। कुछ उपाय इनको अवश्य करना चाहिए जो इनको और आगे विकसित करेगा। एक लगभग 7.25 रत्ती का पन्ना स्वर्ण मुद्रिका में बनाकर के कनिष्ठिका उंगली में और 7.25 रत्ती का माणिक्य अनामिका उंगली में अवश्य इनको धारण करना चाहिए। सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को नियमित जल चढ़ाना चाहिए। अपने पिता का कभी अपमान न करें। रविवार के दिन मांसाहार का सेवन कभी न करें। रविवार के दिन विशेष करके सूर्योदय के बाद तक न सोएं।
पूरब की तरफ पैर करके भी न सोएं। आपकी हथेली में सूर्य क्षेत्र का क्रॉस कई एक क्षेत्रों में आपको कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन चीजों का अगर आप पालन करते हैं तो जीवन में निरंतर सफलताएं अभी बहुत आनी बाकी हैं, क्योंकि इस हथेली में चंद्र क्षेत्र पर विदेश यात्राओं के भी बहुत सारे योग बने हुए हैं। चूंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं थी, सो मैंने उस विषय में बात नहीं किया। तो यह थी एक 28 वर्षीय युवक की हथेली, जिसका मैंने आपके सम्मुख अध्ययन किया। यदि आपके पास भी अपनी जन्म कुंडली नहीं है और अपने हथेलियों के माध्यम से अपने जीवन के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, आए, हम आपकी हथेलियों का अध्ययन करेंगे, उसमें छुपे हुए योग और दुर्योग के बारे में आपको बताएंगे, उससे आपका परिचय कराएंगे। तो पुनः हाजिर होऊंगा ऐसी ही कोई एक नई हथेली को लेकर के। हो सकता है वो हथेली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे मेरी वाणी को विराम देने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।